नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BDSV 101 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसकी थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे, जहां 2 यूनिट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपके टोटल 4 चैप्टर होंगे, जिनमें से आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अच्छाई के सिद्धांत। आशा है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो जैसा कि हम आज हमारे चैप्टर का नाम है अच्छाई के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अच्छाई के सिद्धांत में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, जब आप एथिकल वैल्यू को सीखते हैं, मूल्यपरक शिक्षा को सीखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को हम अच्छा कहेंगे, किस व्यक्ति को हम बुरा कहेंगे। तो सबसे पहले बात यही आती है कि जो हम अच्छा और बुरा की बात करते हैं, इनमें से जो अच्छा शब्द है इसका अर्थ ही क्या है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा शब्द का अर्थ क्या है। फिर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर हम ये जानेंगे कि सुख और आनंद के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद सुखवाद की थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर हम ये बात करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे एक एथिकल हो सकता है। तो नैतिक बहुलवाद को क्या क्या चीज़ें बढ़ावा देती हैं, जिसमें हम ज्ञान और उसके नैतिक गुण और लास्ट में आत्मबोध की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, और ना सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बल्कि अगर आप किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो एथिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को ये किताब पूरी कंप्लीट करती है। तो अगर आप ये किताब बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एथिक्स की बेसिक पता चल गया आपको। इसके बाद जब भी आप एडवांस किताबें पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें यही बताएगी कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि अच्छा शब्द का क्या अर्थ है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ अच्छा शब्द का क्या अर्थ है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ें हैं, वो बात ये आती है कि हमारा समाज किन चीज़ों को स्वीकार रहा है। तो समाज जिन चीज़ों को स्वीकार रहा है, हम ये कहेंगे वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है समाज जिन चीज़ों को स्वीकार रहा है वो चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो मैटर यही करता है कि भाई अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो जैसे हम कहें कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पता उसकी जो ईमानदारी है वो बेईमानी में हो। कोई व्यक्ति मान लो आतंक के लिए ईमानदार है, तो वो अपने ग्रुप के लिए तो ईमानदार है, लेकिन क्या वास्तव में वो ईमानदार है। तो मुद्दा यही उठता है कि आखिर हम अच्छा किसे माने। तो सिंपल सी बात है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो चीज़ें ऐसी हों जो अधिक से अधिक लोगों को खुशी प्रदान करें, अधिक से अधिक लोगों को सुख दें, वही चीज़ें हम अच्छी मानेंगे। किताबी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किताब ये कहती है कि नैतिकता के संदर्भ में जो अच्छा शब्द है, इसके लिए अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग विचारों ने अलग अलग व्याख्या की है, जिसे नैतिक प्रकृतिवाद कहा जाता है। नैतिक शब्द में अच्छा अर्थ का कोई बदलाव किए बिना ये कहा जाता है कि जैसे ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छा है। इसका मतलब यह है कि मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, यानी कि एक समाज ये स्वीकार कर रहा है कि ज़रूरतमंद लोगों की अगर हम मदद कर रहे हैं तो ये काम अच्छा होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी हो, क्योंकि हो सकता है एक समाज इसे स्वीकार ना रहा हो। तो कुल मिलाकर अच्छी चीज़ वो हैं जिन्हें हम स्वीकार रहे हों, जिन्हें हम एक्सेप्ट कर रहे हों। तो वैसे अच्छा और बुरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैटर ये करता है कि हम किसे किस नज़रों से देख रहे हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो अगर उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसे स्वीकार रहा हूँ। लेकिन ऐसे मामले में मैं अधिनियम की संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ अपना एक दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूँ। आपको एक लॉ नहीं बना दे रहे कि ये चीज़ें अच्छी होंगी और ये चीज़ें बुरी होंगी। आप सिर्फ अपना एक व्यू दे रहे हो कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है। अगर कोई बंदा ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करना बेकार है, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो वो बंदा आगे बढ़ता, वो अपना काम स्वयं करना सीखता। तो एक समाज का दृष्टिकोण ये हो सकता है कि ज़रूरतमंद की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर करते हैं। जबकि समाज का एक वर्ग ये मानता है कि ज़रूरतमंद की मदद करना क्या है, अच्छा है। तो ऐसे में हम अच्छे की परिभाषा क्या स्वीकार करें, मैटर ये आता है। तो कुछ लोग एक ही चीज़ को अनुकूल सोचेंगे, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ प्रतिकूल होगी। तो कोई बंदे का दृष्टिकोण क्या है, ये बात तय करती है क्या चीज़ अच्छी होगी। तो कह रहा है कि भले ही कुछ लोग कुछ कार्यों को अच्छा मानते हों, सही मानते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य हमेशा सही ही होंगे। कई बार मेजोरिटी का जो व्यू होता है वो गलत हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि कुछ कार्य हमने अच्छे मान लिए कि हमने प्यासे को पानी पिलाना बहुत अच्छा कार्य है,
ठीक है, ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटी वो यही मानेगी कि प्यासे को पानी पिलाना अच्छा कार्य है। लेकिन सपोज डैट कि युद्ध का क्षेत्र है, दुश्मन की सेना है, ठीक है, और वहां पर क्या आप अपने दुश्मन को पानी पिलाएंगे? तो वहां अगर आप अपने दुश्मन को पानी पिला रहे हैं तो ये नैतिक रूप से तो गलत होगा, क्योंकि वहां तो आपको युद्ध लड़ना है, सामने वाले की जान ले लेनी है। तो परिस्थितियों पर भी कार्य निर्भर करते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप कौन सा डिसीजन लेंगे। अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने लोगों की सेवा करना ये अच्छा कार्य है, लेकिन अगर आप उसके लिए आतंक का सहारा ले रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो वो गलत है। तो देखा जाए तो एक आतंकवादी तो भी तो अपने समाज की सेवा कर रहा है, अपने समूह की सेवा कर रहा है, अपनी जान तक दे दे रहा है, लेकिन है तो उसका वो कार्य गलत। तो कुछ लोग कुछ कार्यों को भले ही सही माने, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा सही ही होंगे। हो सकता है कई बार ये दृष्टिकोण क्या हो, गलत हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण जब हम पढ़ते हैं तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार वो सभी कार्य अच्छे हैं जो लंबे समय में अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी प्रदान करेंगे, यानी कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है हमारे किसी कार्य से, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये कार्य हमारे क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, इसे हम परिणामवाद से नापते हैं, टेलियोलॉजिकल इसे थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट के हिसाब से हम बताते हैं कि यह कार्य अच्छा है या नहीं है। कुल मिलाकर अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा शब्द का अर्थ क्या है, तो आप सिंपल से कह देना कि भाई उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार हमारे वो कार्य जो सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख बनते हैं, उन्हीं कार्यों को हम अच्छा कहेंगे। ठीक है, ये हमारे दृष्टिकोण पर उपलब्ध है। अलग अलग विचारकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं पहले ही, एथिक्स में ना किसी भी चीज़ की आप एग्जैक्ट डेफिनेशन कहो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाए तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अच्छा है अब ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हो सकता है। जैसे सौंदर्य शास्त्र में जब हम अच्छा को पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन व्यक्ति के काम में जब हम नैतिकता में पढ़ते हैं तो व्यक्ति के कौन से काम अच्छे होंगे। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ फेल करने वाली हैं। तो अगर आप कहो कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन किताब दे देगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई भी किताब आपको नहीं देगी, बस आपको ही समझना है। कोई आपसे पूछ ले भाई अच्छा शब्द क्या है, तो आप सिंपल सी बात करोगे कि हमारे वो कार्य जो मैक्सिमम नंबर्स यानी कि मैक्सिमम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी प्रदान करें, हमारे वो कार्य अच्छे हैं। क्योंकि आप सबको अपने कार्यों से खुश नहीं कर सकते, एक ही कार्य सबको खुशी प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके एक कार्य से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं तो आप कहोगे ये कार्य अच्छा है। सभी खुश हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों की एक विचारधारा नहीं होती, तो कभी भी कोई व्यक्ति एक कार्य से सारे बंदे खुश हो ही नहीं सकते। तो व्यक्ति को वो कार्य जिससे मैक्सिमम लोग खुश हो सकें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं तो ये मान लो काम अच्छा है, लेकिन बहुत थोड़े लोग खुश हो रहे हैं तो ये समझ लेना ये काम गलत है। तो आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप आधे से ज़्यादा लोगों को खुश कर पा रहे हो, तो आप ये मान लेना आपके कार्य अच्छे हैं, भले ही आधे लोग आपको बुरा कह रहे हो। लेकिन अगर आपके कार्य से 2-4 लोग ही खुश हो रहे हैं तो समझ लेना आपके कार्य बुरे हैं। ठीक है, तो अच्छा क्या ये पता चल गया किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं, किस प्रकार की चीज़ें अच्छी होती है। ये चीज़ें ना दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। पहली चीज़ होती है कि आपकी पसंद क्या है और दूसरी आपकी नीड क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थितियों के हिसाब से जो आपकी नीड है उस समय आपको उसी प्रकार की चीज़ अच्छी लगेगी। जैसे मान लो आपको एग्जाम है, तो एग्जाम टाइम पे आपको अपनी किताबें अच्छी लगेंगी। अगर आप बीमार हैं तो उस समय आपको दवाइयाँ भी अच्छी लगेंगी। तो बात यही आती है कि किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं भाई। तो किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं ये सिचुएशन पर बेस है और आपकी नीड क्या है इस चीज़ पर बेस है। ठीक है, तो किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। तो मैटर यही करता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्या महत्व देता है और उसे क्या पसंद है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ को महत्व देता है, जो चीज़ उसे पसंद है, वही चीज़ उसके लिए अच्छी है। तो एक व्यक्ति की मान लो पसंद कुछ और है, एक व्यक्ति की पसंद मान लो कुछ और है। तो जिस व्यक्ति की जो पसंद है उसको वही अच्छा लगेगा। इस दुनिया में इतने सारे कलर हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ कलर से नफरत है, कुछ लोगों को कुछ कलर से मोहब्बत है। लेकिन चल तो सारी चीज़ें रही हैं, सारे कलर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ पसंद है। तो कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहा है, कौन सा व्यक्ति किस चीज़ को महत्व नहीं दे रहा है। तो सबसे सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जिस चीज़ को महत्व देता है इसका मतलब है वो चीज़ उसे पसंद है, और जो चीज़ उसे पसंद है वही चीज़ उसके लिए क्या अच्छी है। तो आपसे कोई पूछे किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं, तो आप कहोगे देखो भाई चीज़ों का अच्छा होना या बुरा होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है, व्यक्ति की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। ठीक है, सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो कह रहा है जैसे किसी का स्वास्थ्य किसी के लिए मूल्यवान हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करना मूल्यवान हो सकता है। तो कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी बुरी होंगी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसकी पसंद और प्राथमिकता पर, और व्यक्ति क्या पसंद कर रहा है और वो किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है भाई,
हालांकि कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से अच्छी होती हैं, जैसे एक बैलेंस डाइट जो होती है, संतुलित आहार होती है, वो अच्छे स्वास्थ्य का साधन होती ही होती है। विद्यार्थियों के लिए जो किताबें होती हैं वो उनके लिए अपने आप में मूल्यवान होती ही होती हैं। तो अच्छा शब्द क्या है, किस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं, आई होप से ये चीज़ें आप जान गए हो। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आंतरिक रूप से अच्छी होती है, दिखाई नहीं देती बट वो आंतरिक रूप से अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहोगे आंतरिक रूप से अच्छा क्या है, तो देखो, अगर हर बंदा सुरक्षित रहे तो क्या आंतरिक रूप से सही नहीं है? सुरक्षा के लिए तो लड़ाई है, सुरक्षा आज हमारी बेसिक नीड हो चुकी है। शांति हो, हर तरफ खुशी हो, पैसा हो, आनंद हो, खुशी हो, ज्ञान हो, ईमानदारी हो, दया हो, बुद्धि हो, स्नेह हो, सौंदर्य हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आंतरिक रूप से खुशी देती है हमें, तो आंतरिक रूप से सहायता करती है हमारे को खुश रहने में। अगर हम चारों तरफ से सुरक्षित हों, हमें ये डर ना हो कि कोई हमारे घर में चोरी कर लेगा, हमें ये डर ना हो कि कोई हमें मारेगा, हमें ये डर ना हो कोई हमारे खिलाफ हिंसा फैलाएगा। हर तरफ शांति हो, हर तरफ खुशियाँ हो, पैसा हो, आनंद हो, खुशी हो, ज्ञान हो व्यक्ति के अंदर, ईमानदारी के गुण हो हर व्यक्ति के अंदर, दया भाव हो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति बुद्धिमान हो, मूर्ख ना हो, हर व्यक्ति के मन में स्नेह हो, करुणा हो, सौंदर्य हो, तो ये सारी चीज़ें पता है कैसी हैं? ये अनिवार्य रूप से अच्छी ही हैं। कुछ अपने आप में अच्छी हैं, कुछ दूसरों के साधन के रूप में अच्छी है। ठीक है, उदाहरण के लिए पैसा, पैसा एक साधन है किसका? खुश होने का। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पैसा हर चीज़ हमें दिला दे, क्योंकि पैसा सुरक्षा नहीं दिलवाएगा हमें। शांति के साधन के रूप में अच्छा होता है। क्या सभी चीज़ें जो पैसा लेकर आता है वो रखने लायक है? नहीं है। पर अभी हम ये चीज़ चाहते हैं अपनी खुशी लाने के लिए, तो खुशी कैसा मूल्य है? आंतरिक रूप से अच्छा है। तो देखो क्या चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बाहरी रूप से अच्छाई प्रदान करती हैं, कुछ आंतरिक रूप से अच्छी होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं सुख और आनंद के बीच में अंतर क्या है। तो देखो, सुख और आनंद, देखो सबसे जो सर्वोच्च चीज़ है ना वो आनंद है। आनंद से जो छोटी चीज़ है वो है सुख। जो बंदा सुखी है कोई ज़रूरी नहीं है वो खुश भी होगा। ये बात ध्यान रखना कि जो बंदा सुखी है, आप कहोगे ये बंदा बड़ा सुखी है, इसके पास नौकर है, चाकर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो आनंदित हो। आनंद ना मन के अंदर की अनुभूति है। तो देखो, जब अनुभूति की तरंगे मन के भीतर रह जाए तो मान लो सुख है बंदा, लेकिन जब अनुभूति की तरंगे मन के अंदर भी हो, बाहर भी हो, तो उसे आनंद कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कभी कभार क्या होता है, बहुत चहकता है, अंदर से भी खुशी होती है उसको, बाहर से भी खुशी प्रकट कर रहा है, हंसने खेलने गाने का उसका मन कर रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, तो हम कहेंगे व्यक्ति आनंद में है। तो जब हमारे मन में जो तरंगे हैं वो अंदर भी हो और बाहर भी आए तो हम कहेंगे वो आनंद है। लेकिन जब अनुभूति की तरंगे, फीलिंग जो है वो हमारे मन के अंदर ही रहे, बाहर ना दिखाई दे, तो हम कहेंगे बंदा सुखी तो है लेकिन आनंदित नहीं है। क्योंकि जो बंदा सुखी होता है और अगर वो खुश नहीं है अंदर से, तो बाहर से दिखाई नहीं दे सकता। तो जब तरंगे आपके मन के अंदर हों और बाहर भी हों तो आप आनंदित हैं, लेकिन जब तरंगे केवल मन के अंदर रह जाए तो वो क्या है? सुख है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आखिर सुख और आनंद में अंतर क्या है। तो आनंद एक विशेष प्रकार की चेतना है, ये एक अवस्था है जिसमें हम अपने सारे अनुभवों से परिचित हो जाते हैं। हम हर चीज़ करने की बात करते हैं, हम खाने पीने, यौन अनुभव, सुबह टहलने, किताब पढ़ने, कला के हर चीज़ पर विचार करते हैं, संगीत सुनने, दोस्तों के साथ बातचीत करने आदि सब में आनंद की बात करते हैं। ये सब आनंद के सोर्सेस हैं कि जब हम आनंदित होते हैं तो इन सब जगह पे अपने आप को बांटते हैं। आनंद कई बार शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। जैसे जब हम बहुत आनंदित होते हैं, अच्छा खाने की सोचते हैं, अच्छा पीने की सोचते हैं, संबंध बनाने की सोचते हैं, तो इससे पता चलता है कि आनंद क्या है? मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ठीक है भाई। तो सुख और आनंद में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है सुखवाद क्या है। तो देखो, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार का दुख ना हो तो हम ये कहेंगे कि आप सुखी हैं। एक ऐसी अनुभूति हो जिसे बुद्धिमान व्यक्ति पसंद करें और अन्य अनुभूतियों पर वरीयता दें तो हम कहेंगे यही सुखवाद है, यही प्रेमवाद है। तो सुखवाद और प्रेमवाद की बहुत बड़ी थ्योरी है। इस पर बहुत सारे विचारक समय समय पर विचार करते आए हैं कि देखो, ये चीज़ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम मनुष्य को किस प्रकार से सही से रख सकें। तो इसलिए बताया जा रहा है कि मनुष्य के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम हो, तो हम ये मानेंगे कि मनुष्य सही से रह सकता है। लेकिन बात यही है कि हर एक बंदा इनको प्राप्त तो करना चाह रहा है, हर एक बंदा आनंद और खुशी को प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें कौन सी हों जो व्यक्ति की लंबे समय तक खुशी को बढ़ावा दे। तो सुखवादी यही इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। उनका मानना है सुख और खुशी आंतरिक रूप से अच्छी हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और बड़े पैमाने पर सुखवाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो पढ़ोगे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि मनुष्य के कुछ सद्गुण होते हैं जो सुखवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे ईमानदारी, परोपकारी, सच्चाई, चोरी न करना, मेहनतीपन, ठीक है। यही सब चीज़ें इंसान को बेहतर इंसान बनाती हैं।
यही चीज़ें नैतिक और अनैतिक चीज़ों में अंतर स्पष्ट करती हैं, लेकिन ये हर जगह एक जैसी हो इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है अच्छाई के बारे में उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या है, तो आप बताओगे अच्छाई का उपयोगितावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर्स में लोगों को अगर आपके काम पसंद आ रहे हैं तो ये अच्छे कार्य हैं, नहीं तो नहीं। और सुखवाद का मतलब है कि हमारे को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार का दुख ना हो, यही सुख है। बुद्धिमान व्यक्ति जिन कार्यों को पसंद करें और शेष कार्यों पर वरीयता दें, उसे ही हम क्या कहेंगे, सुखवाद है। ठीक है, तरंगे हमारे अंदर और बाहर दोनों आए, यही आनंद है, यही सुखवाद है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है नैतिक बहुलवाद। तो नैतिक बहुलवाद का मतलब यह है कि आखिर एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें नैतिक बनाती हैं, यानी कि एक व्यक्ति को क्या कौन कौन सी चीज़ें अच्छी बनाती हैं। तो देखो, व्यक्ति अगर सुखी है, आनंदित है, तो व्यक्ति अच्छा होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो व्यक्ति को क्या बनाती हैं, नैतिक बनाती हैं, समाज में एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और ऐसी चीज़ें 3 हैं। पहली चीज़ है ज्ञान, ज्ञान मनुष्य को अच्छा बनाता है। दूसरी चीज़ है नैतिक गुण, और तीसरा है आत्मबोध, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसे ये भी पता होगा कि कौन से गुण अच्छे हैं और कौन से गुण बेकार हैं। और जिस बंदे को अपने बारे में पता होगा तो ही वो व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी संभावनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई कि ज्ञान अच्छा है, ज्ञान ही शक्ति है। मानव सभ्यता की उन्नति में ज्ञान ही एक साधन है। लेकिन पता है, ज्ञान भी ना बेकार हो सकता है। मैटर ये करता है कि ज्ञान का यूज़ आप किस क्षेत्र में कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, लेकिन आप उसामा बिन लादेन बन जा रहे हो। आप बम बना रहे हो देश की सुरक्षा के नहीं, बल्कि देश की असुरक्षा के लिए आप आतंकवादी बन जा रहे हो। तो आपका ज्ञान गलत जगह यूज़ हो रहा है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन आप ऐसे खतरनाक रसायन बना दे रहे हो जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जा रही है। तो ज्ञान, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान शक्ति है, मानव सभ्यता की उन्नति में एक साधन है। लेकिन जब 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 ज्ञान का उपयोग हम मानव सुख में करें, मानव आनंद के साधन के रूप में करें। हमें पता है जब कोई बीमारी संक्रामक है तो हमें ज्ञान है तो ही हम उससे बच सकते हैं। तो ज्ञान एक साधनात्मक उपयोग है, इसका अच्छा होने का दावा कर सकते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिलॉसफी पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और हमें यह भी पढ़ना पड़ता है कि ज्ञान दुनिया की खुशियों को बढ़ाएगा। सुखवादी लोग ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां व्यक्तियों को हताशा, निराशा भी झेलनी पड़ती है। किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। तो मैटर ये करता है कि ज्ञान की जो अच्छाई है वो इस पर मैटर करते हैं कि उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ज्ञान जब अच्छा होगा जब वो मैक्सिमम नंबर्स में लोगों को सुख प्रदान करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम शिक्षा ले रहे हैं अपने लिए, नहीं। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम, चपरासी से लेकर आईएएस अफसर तक, जज तक, पॉलिटिशियन तक, आप समाज के लिए काम करोगे। तो जब आपका ज्ञान समाज के काम आता है तो समाज आपको सम्मान देता है। लेकिन बात वही है, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में। तो एक व्यक्ति को अच्छा कौन बना रहा है? उसका ज्ञान। एक व्यक्ति को एथिकल पर्सन कौन बना रहा है? उसका ज्ञान। दूसरी बात आती है नैतिक गुण। तो सुखवादी दृष्टिकोण इस घोषणा के विरुद्ध कि केवल खुशी आंतरिक रूप से अच्छी है, ये बताते हैं कि भाई कुछ और भी चीजें जैसे नैतिकता। अब एक व्यक्ति के अंदर नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो नैतिक गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दया भाव हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, परोपकार हो, निष्ठा हो, उदारता हो, सद्भावना हो, तो हम कहेंगे व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। वफादारी, ईमानदारी एक ऐसे गुण हैं जो जिस व्यक्ति के अंदर हो उसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन कई बार वफादारी और जो ईमानदारी जैसे गुण हैं ये बेकार हो जाते हैं जब इनका इस्तेमाल बुरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कई बार कुछ कट्टरपंथी होते हैं, वो अपनी पार्टी के प्रति वफादारी रखते हैं, तो पार्टी के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन वो इसके लिए हजारों लोगों का वध कर देते हैं, तो ये गलत है। तो आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, दया भाव रखते हैं, परोपकारी हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका आप मिसयूज कर रहे हैं तो ये गलत है। तो गलत तरीके से जो खुशी प्राप्त होती है वो आपको ही मिलेगी, लेकिन वो लंबे समय तक कायम नहीं रहेगी। तो एक अच्छे व्यक्ति के गुण में सबसे पहला गुण इसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, नैतिक गुण होना चाहिए, और लास्ट में होना चाहिए आत्मबोध। ये सबसे खतरनाक चीज है, आत्मबोध। ये होता ही नहीं है, 1% लोगों में होता है बस। आत्मबोध का मतलब होता है अपना खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान। क्या कभी आपने अपने मन से क्वेश्चन पूछा है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं? इस समाज में आपकी क्या भूमिका है? आप हैं कौन? जब हम ऐसे क्वेश्चन अगर रात को बैठकर सोचें या एकांत में बैठकर सोचें, आखिर हम हैं क्या, हम समाज में किस भूमिका के लिए पैदा हुए हैं,
हर व्यक्ति की समाज में एक भूमिका है। क्या वो अपनी भूमिका को निभा पा रहा है? क्या उस व्यक्ति को वो चीज़ करनी चाहिए जो वो कर रहा है? जब हम इसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं, यही आत्मबोध होता है। आत्मबोध मतलब होता है अपने बारे में जानना। दूसरों के बारे में तो हम जानते रहते हैं लगातार, लेकिन मैटर ये करता है कि हम अपने बारे में जानते हैं। तो आत्मबोध शब्द का जो उपयोग है जागरूकता में दो प्रकार की वृद्धि करता है। पहली बात तो ये चेतना यानी कि बुद्धि के विस्तार को बढ़ावा देता है, ठीक है, कि ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को जान सके। इसका संबंध मनोवैज्ञानिक रूप से है, ताकि व्यक्ति अपने आप को डेवलप कर सके, विकसित हो सके। जैसे कि एक व्यक्ति थे मास्लो, वो आत्मबोध को कहते हैं कि भैया आत्मबोध करना अच्छा होगा कि ये स्वयं की अनुभूति करवाता है, अपना खुद का अनुभव करवाता है, ये अपने बारे में खुद के प्रति जागरूकता करता है। जब मैं को जानना चाहता हूं तो मैं आत्मबोध कहलाता हूं। यानी कि सिंपल सी बात है, हम दूसरों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि हम अपने बारे में कितना जानें। हमें क्या पता है कि हमारा समाज में क्या भूमिका है। तो जब हम इस भूमिका की बात करते हैं ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आत्म साक्षात्कार यानी कि अपना खुद का इंटरव्यू लेना चाहिए। इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो समर्थक हैं, उनका ये मानना है एकमात्र चीज़ जो हमारे लिए अच्छी होती है वो ये अच्छी होती है कि भाई अगर हम आत्म साक्षात्कार करें, अपने बारे में खुद से पूछें, तो हमें अपनी सबसे अच्छी क्षमताओं के बारे में पता चल पाएगा। हमें पता चल पाएगा कि यार हम ये काम कर सकते हैं, हमें यही काम करना चाहिए। आज ना बहुत बड़ी जो पीढ़ी है, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है भाई, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके अंदर ना योग्यता किसी और चीज़ की, काम कोई और कर रहे हैं, इसलिए आधे से ज़्यादा बंदे दुखी हैं। तो मनुष्य अक्सर अपनी क्षमताओं के बारे में महसूस ही नहीं कर पाता। मनुष्य अपनी क्षमताओं के बारे में महसूस करने में असमर्थ होता है, और अगर उन्हें न पता चल पाए तो मनुष्य का विकास ही नहीं हो पाता, मनुष्य अविकसित रह जाता है। मनुष्य में मानव और पशु दोनों प्रकार की क्षमताएं होती हैं, और जब हम अपना आत्मबोध करते हैं तो हमें अपने गुण पता चल जाते हैं। तो अगर हम अपना आत्मबोध कर रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारी सर्वोत्तम क्षमताओं का विकास करता है, ऐसा अरस्तु कह रहे हैं। तो हमारी तर्क संगतता बढ़ पाए, समाज में हमारी भूमिका बढ़ पाए, हमें ये पता चल पाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हमें समाज में क्या भूमिका अदा करनी चाहिए, हमें कौन से मूल्य होने चाहिए, किन मूल्यों को हमें विकसित करना चाहिए, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं। जब हम ये सब चीज़ें जान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस लिए बने हैं, और यही चीज़ आत्मबोध कहलाती है। मनुष्य अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन उसे इसके लिए सोचना चाहिए। और जब मनुष्य सोचता है तो खुद को जीता है, और जब वो सोचता है तो अपने मूल्य बनाता है, और तब वो समाज के काम आता है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आत्मबोध से ही आना चाहिए। तो नैतिक बहुलवाद के उपकरण क्या हैं? तो ज्ञान है, नैतिक गुण है, आत्मबोध है, और आत्मबोध क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। आगे चैप्टर का सारांश है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया हो, ईजी चैप्टर था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।